कि राजनीति में भाई भतीजावाद या फिर परिवार में नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा ही चलता आ रहा है भारत में। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है कि क्या हम इसमें जाना भी चाहते हैं तो क्या हम वहाँ पे एक स्थान बना पाएंगे। लेकिन जैसा कि अभी प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को कहा है कि वो 1 लाख ऐसे युवाओं को चाहते हैं जिनका कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो वो हम जैसे युवाओं को और मेरे जैसे कई युवाओं को प्रेरित करता है। युवाओं में इस चीज़ का थोड़ा सा आक्रोश भी है और एक ग्लानि भी है कि हम काम करना भी चाह रहे हैं लेकिन हमें करने नहीं दिया जा रहा। तो कुछ चीज़ों को, जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को अगर मोदी जी पे मद्देनजर रखते हुए अगर इस पर कुछ अलग कर सकें तो मतलब मेरा ये मानना है कि इसमें कतई कोई दो राय नहीं है कि आगे चल करके ये चीज़ें अच्छे रूप से निकाली जा सकती है। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, तो अगर हमें इंटरेस्ट रहता है तभी हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या वो सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सोर्सेस नहीं होते हैं, इस वजह से हम उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। जातिवाद है, भाई भतीजावाद है, तो इस वजह से हम आने की कोशिश करना चाहें तो भी नहीं आ सकते। जामे कुटुंब समाए साईं बातचीत का मुद्दा और मुद्दे के साथ बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से जोड़ते हैं। थोड़ा बदला हुआ लगा होगा आपको कि आज ये क्या हुआ कि मुद्दा सामने दिख रहा है। एक मुद्दा नहीं है जो आपके हित से जुड़ा है, जो आपसे जुड़ा है, वो कई मुद्दे एक साथ हैं। पहला मुद्दा ये, और जिस पे बातचीत अगर आप बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे, आपकी इच्छा होगी तो आप बोलेंगे, कि 1 लाख लोग राजनीति में आए। और ये मुझे लगता है कि परिवर्तनकारी और एक नई सोच और एक नई बात है कि राजनीति में जब युवा आएगा, युवा जुड़ेगा तो उससे फर्क क्या आएगा। ये एक आम लोगों से, आम तरह की लोगों से बीच में बातचीत होती है तो वो लोग कहते हैं कि नए लोग राजनीति में आने चाहिए, नई तरह की सोच डेवलप होगी और तब कुछ चीज बदलती हुई नजर आएगी। और इसी सोच की ओर यह इंगित करता है, यह इसी सोच की तरफ इशारा करता है। आज हम बातचीत करेंगे और ये एक बात कहते हैं कि भैया जी कहीं में आज जो शुरुआत होती है वो शुरुआत लोगों से होती है। आज हमने मुद्दे से कर दी, तो मुद्दा सामने रखा, बातचीत के लिए एक विचार दिया और साथ साथ जब हम ये कहते हैं कि आप कहना चाह रही थी, कुछ बोलना चाह रही थी जी। प्रतीक जी, सबसे पहले तो आज शिक्षक दिवस है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हमारे गुरुजन ही हैं जिनकी वजह से आज हमारा अस्तित्व है। और ये देश तो वैसे ही गुरुओं की भूमि माना जाता है। राजनीति में जो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक फ्यूचरिस्टिक जो विचार सामने आया है 2047 की, अगर वो विकास की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वो प्लेटफॉर्म है जो राजनीति और राजनीति की धार को बदलने वाला है। इस देश ने देखा जिस समय आपातकाल हुआ तो सबसे बड़ा लोकतंत्र में कुठाराघात इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ, और उस समय जब जेपी आंदोलन में युवाओं ने आके बढ़ चढ़ के कदम लिया तो देश ने युवाओं की और राजनीति में नए लोगों की शक्ति को देखा। आज वंशवाद, जातिवाद की राजनीति करने वाले, भ्रष्टाचारवाद की राजनीति करने वाले कितने ही सालों से, कितने ही दशकों से इस देश की वो राजनीतिक सेना, वो युवा सेना, तो राजनीति में साफ सफाई और सुथरापन अगर दिखाई पड़े तो वो कैसे होगा, इस पर एक बात थी जो रखी। हाँ जी, तुमको भी कहना है? हाँ जी बोलिए। मैं भी राजनीति में जाना चाहता हूँ। बस यही रह गया था गुरु, बस यही रह गया। मैं ऑफ कोर्स आ रहा, मैं बिल्कुल आऊंगा। बस यही मुद्दे पे मैं लौटूंगा, मुद्दे पे लौटूंगा जी। यहाँ आइए। तो किसने रोका है राजनीति में जाओ? नहीं सर, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है, राजनीति में जाना है। बिल्कुल, राजनीति में 1 लाख युवाओं की जरूरत है, क्योंकि वही युवा जानता है कि देश में किस बात की, किस चीज की बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। देशवासियों को किस चीज की जरूरत है, जो ये राजनीतिक दल हमें सिर्फ बांट बांट करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, हमारा भला नहीं करना चाहते हैं। ये मोदी जी ने एक ऐसा कदम उठाया है कि देश के जनता को इस पर विचार करने की जरूरत है। इसी को कहते हैं नया भारत। यकीनन। हाँ जी, हाँ खींच तो लिया इन्होंने, ये बोलना जानते हैं और इनके बोलने का तरीका। और राजनीति का पहला तो सबक यह है कि आपको अपनी बात बोलना नहीं सर, कन्वे करना आता हो।
आप कन्वे कर सकते हो। जब नए लोग आएंगे, टीचर हैं, कहीं कुछ पढ़ाते हैं या कुछ कंट्रीब्यूट करते हो सोसाइटी में, जब आप आते हैं नए विचार के साथ, तो राजनीति और राजनीति की धार भी बदलती है। आज संजय मयूख साहब ने एक आर्टिकल लिखा और मुझे आया समझ में कि हालांकि मैंने 15 अगस्त का इसका जिक्र किया था, लेकिन मैंने आज संजय मयूख साहब से बात ली और हमने कहा कि नहीं, ये बात कहनी चाहिए। हमारे लोग, जो तमाम सारे लोग खड़े होते हैं, आपसे अगर मैं कहूं कि राजनीति में आना है आपको, तो आप आना चाहेंगे? बिल्कुल सर, हैं? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? नंदकिशोर। राजनीति में क्यों आना चाहते हैं आप, ये मैं जानना चाहता हूँ। ऐसे ही मन लगता है कि अरे मन नहीं होगा, मन से नहीं होगा। मन तो पहली चीज है, लेकिन राजनीति में आए और कुछ कंट्रीब्यूट करें। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ कराना चाहता हूं। नीति शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। टीना करमबीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और नवल उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जिन्होंने आज अपने मन की बात भी कह दी कि वो राजनीति में चुनाव भी लड़ोगे। बिल्कुल। बात सिर्फ चुनाव लड़ने की नहीं है, राजनीति में आना और चुनाव लड़ना दोनों अलग अलग चीजें हैं। खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात, मैं आपका वेलकम करता हूं। और पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप भी आइए, कोशिश करिए, आप तो पहले यहां तक जगह बनाइए, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हां, जब नए लोग आए और नई तरह से बातचीत का सिलसिला जुड़े, तो परिवर्तन क्या आता? मैं अक्सर आज यहां पे बातचीत में कह देता हूं कि भेड़ियों की तलाश हो रही है। एक तो भेड़िया वो जो जंगल में है, जिसको खोजा जा रहा है और कहा गया कि मार दीजिए, और एक भेड़िया वो है जो एम्बुलेंस के साथ भी चलता है। पति बीमार होता है और उसके साथ जो ड्राइवर है वो छेड़खानी करता है, बदसलूकी करता है, और उस लेडी ने तो ये कहा कि रेप तक की कोशिश करता है। दो तस्वीरें आपको दिखाता हूं, एक बंगाल की और दूसरा वो तस्वीर जो अपने आप को बयां कर देगी। वो बाएं हाथ में जो है कोलकाता की, जहां पे शर्मनाक, दर्दनाक, विभत्सकारी घटना होती है, पूरा अभी भी बंगाल और पूरे देश में चर्चा है उसकी। और दूसरी घटना सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश की है, जहां एक स्त्री, एक पत्नी, एक बेटी, एक बहन अपने भाई के साथ, पति के साथ इलाज कराने के लिए लखनऊ जाती है, और लखनऊ से जब वो लौट रही होती है अपने जगह सिद्धार्थनगर, तो वो एम्बुलेंस का ड्राइवर उसके साथ छेड़खानी और बदसलूकी करता है। इसीलिए राजनीति में नए लोग और नई सोच के लोगों की जरूरत है। यह मैंने इससे वहां तक जोड़ा, इसीलिए कहा कि कैसे होगा राजनीति में बदलाव, कैसे होगा और कैसे चीजें बदलेगी। बीजेपी, कांग्रेस एंड समाजवादी जी। प्रतीक भैया, आपने संजय मयूख जी का कोटेशन को कोट किया। मैं बताता हूं, संजय मयूख जी भी लोटा से लुटियन तक का सफर ऐसे तय नहीं किया है। उन्होंने भी नींव को समझा है, युवाओं की भावनाओं को समझा है। और जब मोदी जी युवाओं की बात करते हैं और वंशवाद की जब बात आती है, तो हमें दो पहलुओं को समझने की आवश्यकता है। पहले भी कई बार चर्चा हुआ है, जैसे वंशवाद पे अगर हम कुछ बोलेंगे, इधर से ही खड़ा हो जाएंगे और कहेंगे अनुराग ठाकुर के बारे में बता दीजिए, पंकज सिंह के बारे में बता दीजिए, कई उदाहरण बीजेपी के ला देंगे। तो मैं इनको वही समझाना चाहता हूं और गंभीरता से समझाना चाहता हूं, राजनीतिक परिवार का सदस्य अगर आ जाए राजनीति में तो वो गलत नहीं है, लेकिन आने से पहले बेड सजा दिया जाए, आप आने से पहले ताज सज जाए, वो गलत है। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये गलत है। और दूसरी बात, जहां भी घटनाएं घट रही है, हर समय हमने कहा है कि सबको एकजुट बुलंद आवाज उठाने की आवश्यकता है। जैसे हम ये बात करेंगे, ये मणिपुर की बात करेंगे। मणिपुर गए क्या, वहां गए क्या? अगर जाना ही सॉल्यूशन है जनाब, तो राहुल गांधी जी चले जाए बंगाल, सॉल्यूशन निकल आए। अगर जाना ही सॉल्यूशन है जनाब, तो केरल चल जाए, सॉल्यूशन आ जाए। लेकिन इस पर नहीं जाना है। आपने ऋषभ जी बहुत अच्छी बात कही आपने। आप सख्त से सख्त कानून बना लीजिए, अच्छी सी अच्छी सरकार आप ले आइए, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है गाड़ी चलाने की, जिसके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है कि समय से अस्पताल पहुंचा देने की, वही अगर बदसलूकी करने लगे तो यह दोहरा अपराध है सर। एक तो यह कि मैंने आप पे भरोसा किया कि आप मुझे वक्त पे पहुंचा देंगे और मेरे पति का इलाज हो जाएगा, आपने उसको पटक दिया। पहले तो स्त्री के साथ बदसलूकी, रेप करने की कोशिश, जैसा स्त्री ने कहा, उसके बाद
बस्ती के रास्ते में उसको पटक दिया। गोरखपुर जब अस्पताल में पहुंचा तो वो उसकी मृत्यु हो गई। तो कहीं ना कहीं दोहरा अपराध है ये, और ये दोहरा अपराध है, और इसको कहीं इसकी माफी नहीं है। ये इसलिए भी हो रहा है कि अभी तक देश में एक भी ऐसा मिसाल नहीं पैदा हो पाया कि अगर कोई रेप किया तो यह मिसाल निकल कर आ जाए कि रूह लोग का कांप जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी और सारी जनता से भी निवेदन करता हूं कि ऐसा मुहिम जरूर खड़ा होना चाहिए, कानून भी बनना चाहिए कि अगर कोई रेप करेगा तो दोबारा सोचने की हिम्मत ना करेगा। वो तब होगा जब बंगाल, छत्तीसगढ़, मणिपुर, ये स्टेट, वो स्टेट, ये मेरा है, वो तेरा करना सब बंद करेंगे। राइट। एक बहस और लंबी चल रही है, मैं आपके पास, कांग्रेस के पास आ रहा हूं, आगे आ जाओ आप। और वो ये है कि जहां पे कानून सख्त है वहां अगर हम जल्दी न्याय की बात करते हैं तो कहीं नाइंसाफी हो रही है। यह है बहस है, चल रही है लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चल रही। मैं उस पर आऊंगा बाद में, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस की प्रवक्ता, बहुत बहुत आपका शुभकामनाएं। जी सो मच सर। जी सर, भाजपा की देखिए दोगला चरित्र है। अभी कल ही हरियाणा में एक लिस्ट निकली है, दोगलापन चरित्र। देखिए कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट मिला है, किरण चौधरी की बेटी सुरीति चौधरी को टिकट मिला है। ये परिवारवाद की बात करते हैं। देखिए इनके यहाँ राजनीति में बड़ी बड़ी चर्चाएं होती है, लेकिन टिकट किसको मिलता है? जो कि परिवारवाद से आते हैं। और अभी मैं बताना चाहती हूँ, देखिए मैं भी इस देश की नागरिक हूँ, और जब मैं ये सोचती हूँ कि मैं इस देश की नागरिक हूँ, आधी आबादी होने के नाते मेरे जहन में एक सवाल उठता है कि क्या ये देश में आधी आबादी सुरक्षित क्यों नहीं है? आप जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो ये क्यों ये निर्णय नहीं ले पाते हैं कि महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है? हर रोज 86 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। हम बंगाल में देख लीजिए, कहीं हाथरस देख लीजिए, पूरे देश में हम जब भी अखबार खोलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सीधा सिंपल सी बात, आप 10 साल थी ना सरकार में, तो फिर निर्भया कैसे हो गया था? देखिए निर्भया हुआ, मैं नहीं चाहती हूँ कि दोबारा निर्भया 2 हो। राइट राइट जज, ये देखिए पॉजिटिव है, महिला है, सोचती हैं, समझती हैं, इसीलिए उन्होंने कहा मैं नहीं चाहती कि निर्भया 2 हो। और मेरे चिंतन का विषय, बातचीत का विषय, क्योंकि जनता के बीच में खड़ा होता हूं, इसलिए यही है कि ना हो तो ना हो के लिए तो बहुत सारी हाँ किया क्या उसके लिए? हाँ जी, ना हो उसके लिए किया क्या इन्होंने? सवाल है। मैं कहना चाहता तो मैं ये पूछ देता, सूप बोले तो क्या बोले, चल नहीं बोले, लेकिन मैंने नहीं बोला क्योंकि मैं जानता हूं कि ये उस जगह पे आएंगे, महिलाएं हैं, संवेदनशील हैं। मैं समाजवादी भाई इन्होंने क्योंकि कहा है हमें दोगला कह दिया, दोगला चरित्र वाला कह दिया। नहीं तो मैं जवाब दे रहा हूं, इन्हें राजनीतिक मोदिया बीन के साथ साथ राजनीतिक बहरापन भी हो गया है। ये समझ ही नहीं, मैंने अभी समझाया, दिक्कत यही है। ये दोगले चरित्र कौन लेके घूम रहा है देख रहा है, एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में संविधान की धज्जा उड़ाया आपातकाल लगा के, वो कौन सा चरित्र है वो देख रहा है। दूसरी बात मैंने कहा, टीना जी मेरी प्यारी बहन, आप डिबेट करती है ना, आपके परिवार की बहन आके डिबेट करेंगे, ये परिवारवाद नहीं है, लेकिन आपके बहन ही डिबेट करेंगे, यह परिवारवाद है। अगर आप इतनी सी बात नहीं समझ सकते तो विकास कतई नहीं कर सकते। राइट, मैं आ रहा समाजवादी पार्टी। देखिए जो सिद्धार्थनगर में हुआ, सबसे बड़ी बात अगर आप कल्पना करें कि एक महिला जिसका पति मौत से जूझ रहा हो, वो एम्बुलेंस में उसका भाई है और उसके साथ छेड़छाड़ हो रही हो लगातार, मतलब वो किस किस तरीके से मर रही हो, किस तरीके से उसकी आत्मा को नोचा जा रहा हो, और उसके बाद धक्का दे दिया गया हो, उसके बाद बस्ती पुलिस को फोन किया गया हो, बस्ती पुलिस ने कहा कि लखनऊ पुलिस इसका करेगी, इसमें भी सीमा विवाद। ये देश कौन सा? ये देश वो जहाँ कृष्ण ने जन्म लिया, जहाँ भगवान राम ने जन्म लिया, नानक का देश है, जिसमें ऐसे लोग, जहाँ हैवानों की बस्तियां बस्ती जा रही हैं कि लोग हैवान होते जा रहे हैं, कि बिल्कुल मर्यादा नहीं हो गई। एक बेटी, एक बहू, वो एक सुरक्षित नहीं है। कहां किस तरीके से 13 साल की नो, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई एक भी बात गलत नहीं बोली राघवेंद्र जी, आपने एक भी बात, हम कहां पहुंचते जा रहे हैं, हम कहां खड़े हैं, यही बात। मैं ऑफकोर्स आई विल गिव यू टाइम, ऑफकोर्स। देखिए आराम से मुझे मालूम है नवाब सिंह यादव, लेकिन उन्होंने बहुत नबी तुली और मैच्योरिटी की बात कही। जी पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलता हूं, राहुल गांधी, जहां आप देश के एकजुटता की बात करते हो, राहुल गांधी कश्मीर में जाके बोलते हैं कि बाहर वाले आपको लूटेंगे। बाहर वाले कौन है? क्या राहुल गांधी बाहर वाले नहीं है? नंबर एक बात, आप बोलते हो ये हो रहा है वो हो रहा है, ये किसने कहा कि लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं? पहले अपने गेटपान से हक के भाई साहब, फिर दूसरे पे बोलिए आप लोग। राइट ऑफ कोर्स यू विल गेट। भाई मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब मैं कहता हूं राजनीति की धारा बदले,
राजनीति में नए लोग आए, 1 लाख लोग आए, और इससे मैं अपना प्रोग्राम शुरू करता हूं, तो प्लीज बराए मेहरबानी ताली मत बजाइएगा आज। मैं आगे बिल्कुल आपको हाँ जी। तुलसीदास जी ने लिखा था कि जननी सम जानो पर नारी। हाँ। लेकिन ऐसे लोग जो आज बीजेपी के पक्ष में बोलने लगे, मतलब मैंने जो कहा वो इनको बुरा लग रहा है, मैंने गलत बात कह दी। एक 13 साल की बच्ची जिसको टीचर जिससे बलात्कार करता है वो प्रेग्नेंट होती है, उत्तर प्रदेश की घटना है। गाजियाबाद में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप हो जाता है। बरेली में एक 9वीं में पढ़ने वाली छात्रक संग उसके संघ के छात्र कर लेते, वो डीजल डाल के आत्महत्या कर लेती है। लगातार कितनी घटनाएं हो रही हैं। योगी जी कहते थे ना कि अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि यमराज छुट्टी पे हैं या फिर अमित शाह जी कह रहे थे कि अगर कोई लड़की 12 बजे रात को भी गहने पहन के निकलेगी तो उसे कोई छूने वाला नहीं है। राइट समझ देखिए, आराम से मैं हाँ जी। गेस्ट हाउस भूल गए? नहीं, गेस्ट हाउस याद है, गेस्ट हाउस याद है, गेस्ट हाउस कांड याद है, सब याद है, सारी चीजें। पर जस्ट गिव मी अ ऋषभ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये भी देखिए आ गए ना, ये समाजवादी पार्टी है। तुम तो राजनीति करना है। ये आए थे राजनीति करने, उत्तर प्रदेश का विकास करने, गरीबी दूर करने के लिए। आय से अधिक संपत्ति लेकर के बैठे हुए हैं, आय से अधिक। ये अरे मत बरगलाओ, इन मजदूरों को माफ कर दो, इनको साहब अब इनको माफ कर दो। इनका कोशिश करके अपनी दुकान चलाइए। एक मिनट। मुझे किसी ने मैसेज किया कि आप जब आप माफी चाहूंगा कि जब आप तारुफ कराते हैं, परिचय कराते हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं वो, उन्होंने कहा कि आप ऑटो वाले को हमेशा पीछे कर देते हैं। क्या आपकी नीति भी वैसे ही है कि आप कपड़ों को देख के पीछे कर देते हैं, या वो पसीने की महक आती इसलिए पीछे कर देते हैं, या वो अच्छे कपड़े नहीं पहनते चमकदार इसलिए आप ऑटो वाले को पीछे कर देते हैं? नहीं सर, मैं बिल्कुल इसलिए नहीं करता हूं। आपका खत मुझे मिला, लेटर मिला मुझे, मैं बिल्कुल इसलिए नहीं करता। मैंने तो इनका स्वागत किया, इन्होंने एक लंबा इंतजार किया, उस रस्सी के पीछे फिर वो आए हैं। जी मेरा कोई बिल्कुल ऑफकोर्स आपको, लेकिन एक चीज पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। हाँ। मैं इन्होंने भी कहा कि अब आय से अधिक संपत्ति। अरे भाई 10 साल से डबल इंजन की सरकार कर क्या रही है? 10 साल यहाँ और वहाँ भी सरकार दूसरा कार्यकाल चल रहा है। वो सीबीआई जब उसमें बिल्कुल खत्म हो गया वो मामला। इनको शायद पता नहीं कहाँ से पढ़ के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चले। राइट मैं आ रहा नीति जी। आप अभी समाजवादी के प्रवक्ता ने कहा, नीति जी ने भी कहा, हमने कहा भाई एक मिनट लो। आपने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर इन्होंने कहा यमराज छुट्टी पे है क्या? जब ऐसा इसलिए हो रहा है और यमराज जब बुलडोजर लेके चलता है तो ये लोग डीएनए जो पूछने खड़े हो जाते हैं, अपराधियों को संरक्षण देने की बात जब करने शुरू हो जाते हैं तब जाके मनोबल बढ़ना शुरू हो जाता है। आप जिस दिन वो राजनीति छोड़ देंगे, भाषण तो बहुत अच्छा दे रहे थे, दोहे अच्छे पढ़ रहे थे, आपके तरह अगर आपके मुखिया भी बोलने लग जाए तो मनोबल टूटना शुरू होगा और सजा मिलना शुरू होगा। मैं ये कह रहा हूं तो पुलिस की छुट्टी करिए, न्यायालय बंद करिए, बुलडोजर खड़े कर दीजिए केवल। आज नहीं, आज भी बादल बहुत घिरे हुए हैं। आज मैंने जब प्रोग्राम शुरू किया तो कुछ थोड़ा सा बदला था। मैंने कहा कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि 1 लाख लोग नए राजनीति में, जिनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, वो आगे आए और राजनीति में शिरकत करे। वो बदली हुई राजनीति दिखाए। फिर मैंने 2 दृश्य दिखाए, एक बंगाल का दिखाया, एक सिद्धार्थनगर का दिखाया। सिद्धार्थनगर वाले में मैंने एक एम्बुलेंस दिखाई जो अपने आप का प्रतीक है, वो पूरी घटना की चश्मदीद है। मैंने ये कहना कि अगर नए लोग आएंगे तो राजनीति में क्या होगा, बदली हुई राजनीति कैसी नजर आएगी, क्या बदल सकती है राजनीति, क्योंकि युवा है। विनोबा भावे के समय में चाहे जयप्रकाश नारायण के आंदोलन, और फिर वो बात क्यों करें, अभी ये 2013 का जो आंदोलन हुआ अन्ना वाला, उसमें भी युवा थे। बहुत सारे लोगों ने जो कहना है वो कहेंगे। हाँ भाई कहा, हाँ जी, हाँ जी। लाख लोगों को आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नए युवाओं को आना चाहिए, राजनीति की दशा बदलनी चाहिए। आज से 13 में जब आप बात कर रहे हैं, जब वो अन्ना हजारे वाला जो आंदोलन हुआ उसमें भी तो युवा इसी उम्मीद से आए थे। क्या मिला उनको
क्या दिया उनको केजरीवाल सरकार ने और क्या दिया आप सरकार ने? वो एक प्रश्न है, जरूर एक प्रश्न है जी। मैं कांग्रेस को देता हूं, रणनीति में आता हूं उसके बाद। देखिए, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और आज हम जनता ये कह रही है कि बेटियां बचेंगी तभी तो बेटी पढ़ेंगी। इनके शासन में लगातार आप देखिए, ये संसद के अंदर आंकड़ा पेश हुआ है, 13 लाख महिलाएं लड़कियां जो है वो मिसिंग है, लापता है 13 लाख लड़कियां। मैं खुद एक महिला हूं और मैं ये चाहती हूं सरकार से पूछना इनसे कि कहां है वो बेटियां, कहां है वो बेटियां, क्योंकि अब इनको जवाब देना चाहिए कि नहीं। ये हमेशा सवालों से भागते हैं और गुमराह करते हैं कि डीएनए पूछ लिया, ये पूछ लिया। अरे बताइए ना, आप तो 10 साल से सत्ता में रहे हैं, कहां है बेटियां सुरक्षित? राइट जी। नीति प्रतीक जी, भेड़ियों की बात हो रही थी। एक तो भेड़िया बहराइच में आदमखोर बना हुआ है, लेकिन जो राजनीति में भेड़िए हैं, जो प्रशासन में भेड़िए हैं, जो समाज में भेड़िए हैं, उनका आकलन करना आवश्यकता है। उसी के लिए प्रधानमंत्री जी का जो ये आह्वान है कि 1 लाख नए युवा राजनीति में आए। उन्होंने यहाँ ये नहीं बोला कि बीजेपी में आए, उन्होंने कहा पॉलिटिक्स में आए, राजनीति में अपना सामर्थ्य दिखाएं। भारत का युवा आज तकनीकी के क्षेत्र से आज चंद्रमा तक पहुंचा हुआ है, तो वो युवा राजनीति में क्यों नहीं सक्रिय हो सकता? लेकिन ये वंशवाद वो है मैडम, जहां पे एक परिवार ही पार्टी चलाता है। पार्टी में परिवारवाद आए, लेकिन अगर वो योग्य हो तो वो आए सामने। लेकिन 70 दशक तक, 70 साल तक एक परिवार चलाता रहा। आज ये बोलते हैं महिलाओं के लिए। राजनीति वेरी मच क्लियर। आपका सवाल बिल्कुल क्लियर है जी जी जी। मैं बिल्कुल जी, मैं इनको दे के फिर दे दूं। 5 से इन्होंने प्रश्न किया कि बेटियां लापता है। मैं इनको आंकड़े गिना देता हूं, महिला बाल विकास के वेबसाइट पे भी चल जाए। झारखंड से सबसे ज्यादा आदिवासियों महिला का वहां से स्थानांतरण होते जा रहा है। पाकुड़ में महिलाओं के साथ धर्म बदलकर शादी की जा रही है। चूत शब्द नहीं बोलते राहुल गांधी, चूत शब्द नहीं बोलती कल्पना सोरेन, जो इनके साथ गठबंधन में है। देखिए, जैसा बहुत योग्य हैं, ये परिवारवाद की बात करते हैं। जब भी ये परिवारवाद की बात करेंगे, इनके सामने सबसे पहले अनुराग ठाकुर दिखाई देंगे और जय शाह दिखाई देंगे, और ये कह रहे हैं केंद्र में ये बैठे हुए हैं सत्ता में, आप महिला सुरक्षा पर मत बोलिए। फिर भारतीय जनता पार्टी को कोई हक नहीं है कि वो महिला सुरक्षा पर बोले, क्योंकि इन्होंने लगातार इनके जब से 2019 से लेकर और अगर 24 तक आंकड़े देखे जाए, एनसीआरबी का डाटा उठाकर देखे जाए, इनकी शासन में, इनकी सरकारों में सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं। 65 साल तक जो गरीब महिलाएं बाहर रेलवे ट्रैक पे शौच करने जाती थी, तब आपको महिला सुरक्षा नहीं दिखी। आपको तब महिला सुरक्षा दिखी जब महिला वो गैस के धुएं से करती थी। आपको तब महिला नहीं दिखती है जब बंगाल में विध्वंस हत्या होती है। लेकिन अब हाथरस में तो आप इस्तीफा मांगते हैं, लेकिन वहीं बंगाल सरकार में ट्वीट नहीं आपसे किया जाता, आपका हाथ दर्द हो जाता है। इतनी सिलेक्टिव अप्रोच। और ये जो लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं वाले लोग, आज इन्हीं के जो राजनेता हैं, उनका डीएनए अब मैच हो गया। तो अब मुझे बताओ। मैं एक चीज कहूंगा, अरे भाई राजनीतिक विश्लेषक बन के क्यों आता, बीजेपी का पक्ष रखते हो, कभी तो रखा करो। मैं आपसे इसकी बात किया करो। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जब शुरू किया था आप भी वहीं थे। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूँ, ना मेरी बात दूसरी। विचारों से मत डरिए, विचारों से लड़ना सीखिए। आप समाजवादी हैं, समाजवादी विचारों पे चलता है, तो कोई भी बात लेट दो विंडो ओपन, सारी विंडो खुली रहनी चाहिए। फिर पूछना चाहिए, सवाल पूछना डर कह रहे हैं। कल्याण सिंह के फिर राजवीर सिंह के संदीप सिंह। अरे भाई एक नहीं है, सुनिए राजनीति सूप बोले चलनी बोले। अब आए आप। लेकिन मैंने कहा था कि ये बड़े जबरदस्त आदमी हो, पानी में भी तुम खड़े हो। क्या नाम है तुम्हारा? नफीस। महिलाओं की सुरक्षाओं की बात होती है, आसाराम और राम रहीम को बेल पे छोड़ के। राइट। आज मैं ठीक है। देखिए, एक मिनट रुकिए। मैं एक मिनट सुनो। रईस एक बात सुनो। नफीस जी, सवाल आपने पूछा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सुनो नफीस, तमाम सारे लोग हैं और उसमें वो कहते हैं कि किसी अभियुक्त के भी राइट्स हैं, और वो पैरोल पे भी आता है। और ये नहीं, मैं देखो जो बात है वो राइट वहां पे है। चेंज करो नफीस, चेंज करो, फिर आओ, फिर बात करो जी। मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, महिलाओं की बात करते हैं साहब, मैं इनको बता देना चाहता हूं, ऐसे ही बारिश में और अंधेरे में हमारे घर की महिलाएं टॉर्च लेकर के साहब जाती थी। वो दुख वो तकलीफ हमें याद है, आपको नहीं। आप तो रजवाड़े घर से आते हैं, हम मजदूर हैं। हमारे घर की बहन बेटियों के साथ जो न्याय का काम किया है वो मोदी सरकार ने किया है। और मैं कहना चाहता हूं, ये कहते हैं कि भीख में राशन दे रहे हैं। अरे मैं कहता हूं कि एक ऐसा आदमी आया, गरीब आदमी, जिसने गरीबों को मजबूरी को समझा और उसे 2 वक्त का राशन दिया और बच्चे को बोला कि नहीं बेटा, तू रोटी के लिए परेशान मत हो, तू
सवाल ये होता है कि कभी कभी मैं जरूर शेर सुनूंगा आपका, और ऐसे हमने शेर वाले मुशायरे वाले कम देखे हैं जो भीगते हुए आ जाएं, कहे मेरा एक शेर सुन लो। मोहब्बत, मैं जानता हूं, मैं आपका शेर जरूर सुनूंगा, मैं आपका शेर ही सुनूंगा। और ऐसा शेर मैंने कभी सुना भी नहीं कि जो भीगते हुए आए कहे कि शेर सुनना है। बारिश अपने पूरे शबाब पर है, लेकिन मुझे आज एक बात और एक मुद्दा और कहना था, जिसमें देखो जो राजनीति में जिनको आना था, जो 1 लाख लोग, वो 1 लाख लोग वो तो नहीं है, कम से कम वो पेड़ की छांव में चले गए। नहीं, बिल्कुल आपको वहीं होना चाहिए, भीगने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बारिश तेज है, बारिश जब रुक जाए तो आप पास आ जाएंगे, लेकिन मैंने शो नहीं रोका। और जी मैं आऊंगा, पहले मैं शेर सुनूंगा। नहीं, मैं पहले शेर सुनूंगा। जनाब अली, क्या नाम है आपका? यूनुस मलिक। यूनुस मलिक साहब कहाँ के रहने वाले हैं? लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर में क्या काम करते हैं? फ्री हूँ। फ्री हैं, तभी आप शायर और मुशायरा कर रहे हैं। जी सुनाइए शेर। मैं कहता हूँ बीजेपी वाले कहते हैं घुटाले घुटाले घुटाले, अजीत शायर वो लिखा है, शेर लिखा है या पर्चा लिखा है? शेर सुन लो ना। जब आपकी देखिए, एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, अगर आपने शेर लिखा है तो शेर पढ़िए, और अगर आपने राजनीतिक बहसबाजी की तो फिर आपका नंबर बताएं पहले क्यों आया था रईस भाई? इसलिए क्योंकि आप शेर सुना रहे थे, इसलिए नहीं सुनूंगा ना। अब नंबर बाद में आएगा, पहले तो आप सजा भुगतो। हाँ। समाजवादी पार्टी जब परिवारवाद पे ज्ञान देती है तो कॉमेडी शो मुझे याद आ जाता है। एक गाना निकला था, ललवन हमार पीएम होई है कि सीएम होई है कि डीएम होई है। इनके यहाँ जब ललवन होते हैं तो पहले से बता दिया जाता है समाजवाद के मुखिया होई है, तो इनको पहले से समझा दिया जाता है। तो पहले अपन ललवन को लोकतंत्र सिखाइए, फिर आके ये ज्ञान दिए। अरे भैया ये बताओ, जिनके परिवार होंगे उन्हीं का तो परिवार जाएगा, जिनका परिवार गलत, ये गलत। नो, हटिए, सामने हटिए। 150 करोड़ लोग परिवार हैं जी, जिनके परिवार नहीं है उनके 150 करोड़ लोग परिवार हैं। मैं सुनूंगा रईस भाई, आपका शेर जरूर सुनूंगा, वरना हाजमा खराब होगा आपका, और मैं नहीं चाहता कि आपका हाजमा खराब हो। शेर जरूर सुनूंगा। जी नहीं, लो, पहले मैं कमेंट करूंगा मैं आप पे। आप क्या कहते हैं कि जिनके परिवार होंगे वही तो करेंगे, परिवार वाले। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, और ये सवाल ये है कि जब मैं कहता हूं 1 लाख लोग, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 1 लाख लोग आए, तो वो ये कहते हैं कि परिवार वाले लोग आए, या जिनके परिवार के लोग हैं वो आए और उनके परिवार के परिवार वाले लोग आए। और आप क्या कह रहे हैं? आपसे मैं क्यों सुनूं? आपसे मैं समाजवादी पार्टी क्यों कह रही है परिवार वाली बात? मुझे सही समझ में आई बात, मुझे बताइए। मैंने ये पहले कहा कि कोई, इन्होंने पहला सेंटेंस बोला कि राजनीति में कोई है, उसके परिवार का कोई सुयोग्य व्यक्ति है तो आए राजनीति में, लेकिन वो ही राजनीति में आएगा, वो भी राजनीति करेगा, ये कोई बात नहीं हुई। जी इन्होंने कहा जिनका परिवार नहीं, अरे जो 140 करोड़ जिसका परिवार है, जो बैठी बूढ़ी माँ, यहाँ पे खड़ी जनता, मजदूर, हम आप सब जो अपने अपना परिवार मानता हो, उसको ये कोस रहे हैं। पूरा देश परिवार है तो मणिपुर क्यों नहीं गए भाई? 80 दिन तक क्यों नहीं बोले? पूरा देश परिवार है, उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं बोले? पूरा देश परिवार, बंगाल का ही नहीं गए, बंगाल का ही नहीं गए, सब जगह गए। मैं कह रहा हूँ अगर जिसने घटना तो गलत। आप राजनीति को देखिए, मुश्किल ये है, सबसे टेलीविजन की बहस का सबसे खराब हिस्सा ये है, और ये बनता जा रहा, नजीर बनती जा रही है। मैं रुकिए, नहीं, टेलीविजन की बहस का सबसे गलत नजीर ये है कि अगर मैं, अरे आज आप पहली बार तो इम्तिहान हुआ किसी शायर का, आज किसी शायर का पहला इम्तिहान है, और इश्क और मोहब्बत और शायरी में ये होता है। खड़े रहिए, अभी खड़े तो देखूंगा पहले कितना हाजमा है आपका, फिर शेर सुनूंगा। आपसे राजनीति में तब्दीली की बात है, और वहां पे मैंने एक मुद्दा और रखना था, और वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको मैं कहना चाहता हूं। और कांग्रेस की, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा अच्छा फैसला आया उन्होंने, और बड़ा स्वागत किया जाना। उन्होंने कहा कि जो दल बदल करेंगे उनकी पेंशन बंद होगी, और ये पहला राज्य है, उसने कहा कि जिसे कानून बनाया, उन्होंने कहा कि मैं अब डिस्कशन का डिस्कोर्स बदलता हूं, और ये तीसरा मुद्दा लेके आज स्क्रीन पे सामने आता हूं। उन्होंने कहा जो भी दल बदल करेंगे, यानी विधायक, उनकी पेंशन 36,000 रुपए शायद पेंशन है वहां पे हिमाचल प्रदेश में,
और उन्होंने कहा कि उसकी पेंशन बंद होगी। कांग्रेस सरकार है वहां पे, और ये पहली स्टेट है जिसने ये फैसला लिया। बहुत बहुत स्वागत होना चाहिए। मैं तो स्वागत करता हूं। ऑफकोर्स पहली प्रतिक्रिया बीजेपी से देना जी। आपके स्वागत का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन इसके पीछे के क्रोनोलॉजी को भी समझने की आवश्यकता मुझे मालूम है वहां पे दल बदल हुआ है। नहीं समझने की। दूसरी बात मैं और समझा रहा हूं, एक तो उनसे टूटे जो दिल में खलबली, और दूसरा आई संपत्ति, वित्त संपत्ति गिरते जा रही है तो बहाना ढूंढते जा रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि हिमाचल कंगाल क्यों हो रहा है, ये नहीं बता रहे कि हिमाचल में पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा, ये नहीं बता रहे तो नस्ब ढूंढ रहे कि कहां दबाऊं और अपने आप को महारथी करणवीर दानवीर बनाऊं। तो ये नहीं चलेगा। जवाब देना होगा कि वित्त हालत क्यों खराब है हिमाचल का। हिमाचल में तनख्वाह को लेकर लोगों ने कहा कि मुझे सरकारी नौकर उनको तनख्वाह नहीं मिली पिछले महीने की, और इसको ये भी एक इशू है जी। देखिए, कांग्रेस हमेशा नजीर ही पेश करती है। कांग्रेस आपका बड़ी लकीर खींचा करिए, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले मौका दिया था। ये एक बड़ी लकीर खींचिए। काहे के लिए दाएं बाएं, जब वो कहें उत्तर प्रदेश तो आप कहें मणिपुर, ये सब लकीर मत खींचिए। रुकिए, वेट करिए जी। देखिए, सबसे पहले तो आप वहीं जाएंगे, डिसिप्लिन नहीं तोड़ेंगे, आप वहीं जाएंगे, सारे लोग वहीं पे। क्रोनोलॉजी समझाई तो इनको मैं समझा देती हूँ कि राम रहीम को जो कि पैरोल पर छोड़ा गया है, उनके जो अधीक्षक है उनको बीजेपी ने टिकट दिया है कल ही। तो इनकी क्रोनोलॉजी इस प्रकार है कि जो इनके ये सेटिंग करते हैं, ये सिस्टम है इनका, ये इसी तरीके से करते हैं। ये संरक्षण देते हैं महिला। आप देखिए, ब्रजभूषण को संरक्षण कौन देता आ रहा था? नजीर तो इनको पेश करनी चाहिए। सत्ता पक्ष में 10 साल से सरकार में, ये कहते हैं तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो उनको नजीर पेश करनी चाहिए। सत्ता में ये बैठे हैं, करनी चाहिए कि नहीं? सवाल यहाँ ये है कि लगातार जितने भाजपा के मंत्री रहे हैं, लगातार जिनके ऊपर ऐसे आरोप लगे, उनको संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिया। राइट। मैं एक के बाद इसके बाद मैं इनको बार बार समझा दे रहा हूं, फिर भी बता दे रहा हूं। एक भी अगर ये कह रहे संरक्षण देना, हमने कभी भी जो जिस पे इल्जाम साबित हो गया अपने पार्टी में नहीं रखा है। और जो ये कह रहे राम रहीम पैरोल पे, अरे भारतीय जनता पार्टी कमल फूल पे पैरोल पे मोहर मार के दी है क्या? अरे सरकार ने दिया है, कोर्ट ने दिया है। कोर्ट पे भरोसा है या नहीं है? वही राहुल गांधी को बेल दे तो देखो मुंह तोड़ जवाब। वही कोर्ट अगर किसी और को बेल दे, बीजेपी बिकी हुई संस्था, तो दोहरी चरित्र, दोगली राजनीति नहीं चलेगी। राइट। मैं आया, मैं सारे के सारे लोग उस रस्सी के पीछे, अब पीछे, रस्सी के पीछे चलो, वहीं खड़े रहो। भीगने का शौक नहीं है तो वहां जाओ जी। वैसे जो ये इन्होंने ये लाया है, ये बड़ा अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि जो लोग लालची हैं, लोभी हैं, जिनको लगता है कि अगर हम विधायक सांसद बन गए हैं तो पाला पलट के सूटकेस भर लेंगे, मंत्री बन जाएंगे, अपनी पद प्रतिष्ठा जमा लेंगे, उनके लिए ये बहुत कालिक है और बहुत अच्छा है। क्योंकि कम से कम इसमें कोई भी पार्टी हो, वो सबके लिए नियम लागू होगा कि कम से कम लालच तो नहीं करेगा। उसे लगेगा बाद में कुछ मिलना नहीं है तो कम से कम यहीं बने रहो। आस्था तो बार बार नहीं बदलेंगे। जो बार बार लोग आस्था बदल रहे हैं, जो आते हैं तो किसी आस्था के नाम पर चुनाव लड़ करके आते हैं, लेकिन उसी आस्था को कुछ ही समय में इस लालच में बदल देते हैं कि आप दूसरी जगह जाकर। राइट। नीति शर्मा। निश्चय रूप से मेरी बहन ने बोला, कांग्रेस हमेशा नजीर ही पेश करती है। हाँ जी। खटाखट फ्रीबी की स्कीम दो, और राज्यों के जो खजाने हैं वो सफासट अपने आप अंदर कर लो। कांग्रेस ने 7 दशक तक इस देश को लूटा, और आज जो हिमाचल कर्नाटक की हालत आर्थिक व्यवस्था है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का सुख खत्म होने वाला है, क्योंकि वहां पे रहने वाले जो निवासियों का आर्थिक दुख है वो इतने पराकाष्ठा लांघ चुका है कि आने वाले चुनावों में इनको हार देखने को मिलेगी। प्रतीक जी, 7 दशक तक केवल कांग्रेस ने देश की अर्थव्यवस्था को तारमतार किया है। इस फ्रीबी की राजनीति जो है केजरीवाल के द्वारा दिए गए वायरस है, वो पूरे राजनीतिक दलों में वो कहीं ना कहीं देश को बहुत बड़ी चोट लगने वाला है। और मैं फ्रीबीज पे बात जी। तुम भीग क्यों रहे हो? भीग रहा हूँ सर। काहे? अरे इसे भीगने से टिकट थोड़ी मिल जाएगा। टिकट मिले या ना मिले, लेकिन देश की जनता को कुछ जानकारी तो मिल जाएगी हमारे गरीब आदमी के प्रति। समझेगा कि ये मजदूर आदमी क्या बोल रहा है। मैं बताना चाहता हूं, ये जो समाजवादी पार्टी के नेता, एक मोदी जी और योगी जी के परिवार की बात की, इनके परिवार में तो चाचा को टिकट, भतीजे को टिकट, भैयाहू को टिकट, रिश्तेदार के पास फॉर्च्यूनर। अरे योगी जी की बहन आज भी उत्तराखंड में फूल बेचती है साहब, और मोदी जी के भाई वो वहां जाके कबाड़ी का गुजरात में काम करते हैं साहब। ये परिवारवाद नहीं है, ये राष्ट्रवादी लोग हैं जो राष्ट्र को मजबूत करने के लिए आए हैं। ये अपने परिवार के लिए, 140 करोड़ देशवासियों के लिए अपने आप को खपा देने वाले लोग।
कि ये बादल भी कुछ अच्छे ही बरसेंगे। शेर रह गया आपका, हाजमा हुआ कुछ, अब आप सुनाएंगे शेर? एक शेर सुन लो बस। हाँ शेर सुनाइएगा सीधे, और भाजपा और कांग्रेस ना शुरू करिएगा, सीधे शेर पे आइए। जनाब नाम क्या हो गया? यूनुस मलिक। यूनुस मलिक साहब शेर सुना रहे हैं जी, इरशाद। झूमते हैं सब यहाँ इस बीन पर, ये ना जाने कैसी बीन है, और जो भी जाता है इधर वो साफ होकर ही निकलता है। बीजेपी पार्टी है, वॉशिंग मशीन है। अरे रुकिए रुकिए रही रुकिए, कई दिनों से ये फांस फंसी थी। काफिया रदीफ दोनों सही करिए अपने, कई दिनों से ये फांस फंसी थी, जान बच गई आज, कम से कम अब तो रहेगी। हाँ मैं समझ गया, जान बच गई आज आपकी, वरना मैंने सुन लिया शेर आपका। लो 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 लो, वेट 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 वेट, बारिश बहुत तेज